नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ प्रथम के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं उदारवाद के संबंध में। राजनीति विज्ञान में राज्य पर किसी एक परिप्रेक्ष्य में नहीं वरन विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में विचार किया गया है और विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न सिद्धांतों और विचारधाराओं का प्रतिपादन किया है। इन्हीं में से आज राज्य की प्रकृति, उद्देश्य और कार्यों के संबंध में हम उदारवाद पर बात कर रहे हैं। उदारवादी विचारधारा अन्य विचारधाराओं की भांति निश्चित और क्रमबद्ध विचारधारा नहीं है। यह एक दर्शन नहीं है बल्कि अनेक विचारों का सम्मिश्रण है जिसके अंतर्गत अनेक संस्थाएं, मान्यताएं और आदर्श सम्मिलित हैं। उदारवाद इस बात पर बल देता है कि समस्त मानवीय व्यवस्था का केंद्र व्यक्ति ही है। राज्य, समाज एवं अन्य संस्थाएं इस व्यक्ति के कल्याण के साधन मात्र ही हैं और समस्त राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति को केंद्र मानकर ही किया जाना चाहिए। अब हम उदारवाद के मुख्य सिद्धांतों पर बात करेंगे। उदारवाद मानवीय विवेक में आस्था रखता है। यूरोप के विभिन्न देशों में मध्ययुग के अंतर्गत ईसाइयत ने मनुष्य की बुद्धि को कठोर बंधनों में जकड़ा रखा था, लेकिन 17वीं और 18वीं सदी में नवजागरण के साथ ही प्रमुख उदारवादी दार्शनिकों ने शास्त्रों के अंधानुकरण के स्थान पर स्वयं अपने विवेक के आधार पर सोचना प्रारंभ किया। जॉन लॉक और टॉमस पेन को ऐसे विचारकों में प्रमुख कहा जाता है। इस प्रकार उदारवाद इस बात में विश्वास करता है कि भावना पर विवेक को प्रधानता दी जानी चाहिए। उदारवाद ने इस दृष्टिकोण को अपनाकर स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार उदारवाद इतिहास और परंपराओं का विरोध करता है। चूँकि उदारवाद मानवीय विवेक में विश्वास करता है और किसी भी ऐसे विचार, संस्था या सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जो बुद्धि संगत न हो, चाहे वह कितना ही पुराना क्यों ना हो और चाहे उसे कितना ही पवित्र क्यों ना समझा जाता हो। उदारवादियों का मानना है कि यदि प्रगति के लिए इतिहास और परंपराओं के प्रति विद्रोह या संशोधन किया जाना आवश्यक हो तो इस प्रकार का संशोधन या विद्रोह अवश्य किया जाना चाहिए। उदारवाद की एक अन्य प्रमुख मान्यता मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास है। उदारवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र उत्पन्न होता है और स्वतंत्रता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता का तात्पर्य भी यह है कि व्यक्ति के जीवन पर किसी स्वेच्छाचारी सत्ता का नियंत्रण न हो और ऐसा वातावरण हो कि व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार आचरण कर सके। उदारवादी सदैव ही मानव जीवन पर निरंकुश सत्ता के विरोधी रहे हैं और वे राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक तथा बौद्धिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता का समर्थन करते रहे हैं। उदारवादियों का मूल आधार व्यक्ति है और वे व्यक्ति को साध्य मानकर ही आगे बढ़ते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक कल्याण, उसकी रचनात्मक शक्तियों का विकास ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है। समाज और राज्य तो साधन मात्र हैं और उनका महत्व उसी सीमा तक है जहाँ तक वे व्यक्ति के लिए इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। उदारवादी समाज और राज्य को प्राकृतिक नहीं वरन कृत्रिम मानते हैं। उनका विचार है इनका निर्माण व्यक्तियों के द्वारा अपनी कुछ विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। उदारवादियों का यह विश्वास रहा है कि व्यक्ति के कुछ जन्मजात और उल्लंघनीय अधिकार हैं जिन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों की सृष्टि किसी मानवीय संस्था, समाज और राज्य के द्वारा नहीं की गई है बल्कि ये इन संस्थाओं के अस्तित्व से पूर्व में विद्यमान रहे हैं और समाज और राज्य की उत्पत्ति इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही हुई है। इस संबंध में लॉक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत विशेष रूप से प्रसिद्ध भी है, जिसके अनुसार व्यक्ति के मुख्य प्राकृतिक अधिकार जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार रहा है। उदारवाद धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श में विश्वास करता है जिनके अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए और राज्य के द्वारा अपने सभी नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उदारवाद शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि शासन में व्यक्ति की ही नहीं वरन कानून की प्रधानता होनी चाहिए और शासक वर्ग भी इन कानूनों को मानने के लिए उतनी ही सीमा तक बाध्य होना चाहिए जितनी सीमा तक शासित वर्ग। उदारवाद लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन करता है। उदारवाद का जन्म ही स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ और लोक प्रभुत्व उदारवाद का मूल तत्व है। उदारवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं, इसलिए किसी को भी दूसरों पर उनकी सहमति के बिना शासन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।
वे इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्ति के अधिकारी को रक्षा का सर्वोच्च उपाय यही हो सकता है कि शासन की शक्ति स्वयं जनता के हाथों में हो और किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष को स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो। उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी राज्य की निरंकुशता को स्वीकार नहीं करता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद और विश्व बंधुत्व के आदर्श का प्रतिपादन करता है। उदारवाद के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को शांतिपूर्वक प्रगति करनी चाहिए और अन्य राष्ट्रों को वैसी ही प्रगति में सहायता देनी चाहिए। राज्यों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और सामान्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। राज्य के कार्यों और उद्देश्यों के संबंध में उदारवादियों का दृष्टिकोण व विचारधारा परिस्थितियों के अनुसार विकसित होती रही है। इस संबंध में उदारवाद के प्रमुख रूप से दो रूप हैं: परंपरागत उदारवाद एवं आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद। जब हम परंपरागत उदारवाद की बात करते हैं तो यह ध्यान में देना होगा कि मूल रूप से उदारवाद का जन्म ही स्वेच्छाचारी शासन और व्यवस्था के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में हुआ था और परंपरागत उदारवाद का मूल तत्व स्वतंत्रता ही रहा है। जॉन लॉक और जॉन स्टुअर्ट मिल को इस परंपरागत उदारवाद का प्रतिनिधि विचारक कहा जा सकता है। प्रोफेसर हाफहाउस ने एक ग्रंथ लिखा जिसका शीर्षक उदारवाद था। उन्होंने उदारवाद के इसमें 9 मूल सिद्धांत बताए हैं, जैसे नागरिक स्वतंत्रता, वित्तीय स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, पारिवारिक स्वतंत्रता, जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता। अगर परंपरागत उदारवाद के इन सिद्धांतों को दृष्टि में रखते हुए रखा जाए तो इसे बहुत कुछ सीमा तक व्यक्तिवाद का सहयोगी दर्शन भी कहा जा सकता है। उदारवाद अपने इस स्वरूप में राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत का समर्थक रहा है। 19वीं सदी के मध्य तक उदारवाद का परंपरागत रूप प्रचलित रहा, लेकिन इसके बाद बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उदारवाद के स्वरूप में भी परिवर्तन हो गया। 19वीं सदी के मध्य तक तो उदारवाद इस पक्ष में था कि राज्य का कार्यक्षेत्र संकुचित होना चाहिए, लेकिन इसके बाद उदारवाद के द्वारा राज्य के कार्यक्षेत्र में क्रमिक वृद्धि का प्रतिपादन किया गया। उदारवादी विचारधारा का ये नवीन रूप थॉमस हिल ग्रीन के साथ प्रारंभ हुआ। उदारवाद का यह नवीन रूप पूंजीवाद की अपेक्षा समाजवाद के कुछ समीप है। ग्रीन को आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधि विचारक भी कहा जा सकता है। ग्रीन आदर्शवादी होने के साथ साथ उदारवादी इस दृष्टि से हैं कि उन्होंने राज्य को कभी भी एक साध्य नहीं माना। ग्रीन के मतानुसार राज्य एक साध्य की प्राप्ति का साधन मात्र है और वो साध्य है राज्य में रहने वाले व्यक्तियों का पूर्ण नैतिक। इस प्रकार ग्रीन एक उदारवादी हैं, लेकिन वैसे परंपरागत उदारवादी विचारक नहीं हैं जो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हुए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उसके प्रत्येक हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। ग्रीन राज्य को एक आवश्यक बुराई मानने के स्थान पर उसे एक नैतिक संगठन मानते हैं। इनके अनुसार राज्य का प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करवाना है। राज्य यद्यपि व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से नैतिक नहीं बना सकता, लेकिन उनके विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर उनके नैतिक विकास में सहायता अवश्य पहुंचा सकता है। इस प्रकार उदारवाद के 2 रूप रहे हैं: परंपरागत उदारवाद जो राज्य की हस्तक्षेपवादी नीति का समर्थन रहा है और व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता का पक्षधर रहा है, जबकि आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद ने राज्य को यह कर्तव्य प्रदान किया कि वह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न करे। उदारवाद की आलोचना की जहाँ तक बात है, परंपरागत उदारवाद की भी लगभग उसी प्रकार से आलोचना की जाती है जिस प्रकार से व्यक्तिवाद की आलोचना की गई, क्योंकि परंपरागत उदारवाद व्यक्तिवाद की ही भांति आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अहस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन करता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी उदारवाद की कुछ आलोचनाएं की गई हैं। उदारवाद के इन आलोचकों में सर्वप्रमुख ब्रिटिश संसद के अनुदारवादी सदस्य एडमंड बर्क का नाम सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है। अनुसार उदारवाद की प्रथम और गंभीर त्रुटि यह रही है कि इसके द्वारा इतिहास और परंपराओं को उचित महत्व प्रदान नहीं किया गया। परंपराओं के पीछे पीढ़ियों का अनुभव निहित होता है और अतीत से एकदम पूर्ण संबंध तोड़ लेना न तो संभव है और न ही उचित है। उदारवाद की आलोचना में यह भी कहा जाता है कि इस दर्शन ने मानवीय बुद्धि को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया, जो कि अनुचित है। वास्तव में मानवीय घटना चक्र के निर्धारण में बुद्धि की अपेक्षा ईश्वरीय इच्छा संयोग के द्वारा भी अधिक भाग लिया गया है।
उदारवादी राज्य को एक कृत्रिम संस्था और समझौते का परिणाम मानते हैं, लेकिन आलोचकों का मानना है कि ना तो राज्य किसी समझौते का परिणाम है और न ही इसकी कोई साझेदारी है जिसे भंग किया जा सके। तथ्य यह है कि राज्य उच्चतम मानवीय गुणों के विकास और महानतम आदर्शों की प्राप्ति में क्रियाशील एवं शाश्वत संस्था है। आदर्शवादी और फासीवादी विचारक भी उदारवाद की आलोचना करते हुए कहते हैं कि उदारवाद में व्यक्ति को जिस प्रकार की पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात कही गई है वह तो मानवीय जीवन को एक प्रकार की पूर्ण अराजकता में परिणत कर देगी। समाज के विकास और सामूहिक जीवन की पूर्णता के लिए व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित करना नितांत आवश्यक हो जाता है। मार्क्सवादियों के द्वारा भी उदारवाद की आलोचना की गई है, क्योंकि उनके अनुसार उदारवाद पूंजीपति वर्ग के हितों का पोषण करता है और पूंजीवाद का सहायक दर्शन है। यद्यपि आज उदारवादी दर्शन की आलोचना की जा सकती है, लेकिन एक तथ्य यह है कि 19वीं सदी में यूरोप और अमेरिका में उदारवादी दर्शन सबसे अधिक प्रभावशील था और इस दर्शन ने राष्ट्रों के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इसने ही यूरोप के विभिन्न राज्यों तथा अमेरिका के औद्योगिक विकास को भी अत्यधिक प्रोत्साहित किया और इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों के निवासियों ने आर्थिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति भी की है। इसके द्वारा मुक्त व्यापार पर बल दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न देश एक दूसरे के समीप आए और विश्व बाजार का निर्माण हुआ। इसकी एक अन्य उपलब्धि धर्म और राजनीति को एक दूसरे से पृथक कर धर्मनिरपेक्षता का मार्ग प्रशस्त करना भी रहा है। इसने विशेषाधिकारों पर आधारित पुरानी व्यवस्था का अंत कर स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र का समर्थन भी किया। आज की संसदीय संस्थाएं और वयस्क मताधिकार भी उदारवादी दर्शन की ही देन है। इसने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन कर विभिन्न जातियों की राष्ट्रीय स्वाधीनता में भी महत्वपूर्ण योग दिया। उदारवाद की सबसे प्रमुख विशेषता यह रही है कि इसके द्वारा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सदैव ही अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लिया गया। यदि परंपरागत उदारवाद पूंजीवाद का सहायक दर्शन रहा, तो आज का उदारवाद समाजवाद के अधिक समीप है। इस प्रकार उदारवाद लोकतंत्र, राष्ट्रीय स्वाधीनता और आर्थिक प्रगति का दर्शन कहा जा सकता है। धन्यवाद।